आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने पिछली क्लास में इसका नाम भी लिया था, इसके बारे में कुछ कुछ बताया भी था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता क्या है, फिर ऑर्बिटल्स होता क्या है। तो ऑर्बिटल्स क्या होता है? द रीजन इन स्पेस, ये देखिए डेफिनेशन लिखा है, द रीजन इन स्पेस वेयर देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम के स्पेस का वो जगह जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम मैक्सिमम हो उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किसी का फिक्स्ड लोकेशन तो नहीं पता है ना, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी तो हो सकता है, उसका एक रीजन होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। तो वही जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वही रीजन को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ की इलेक्ट्रॉन मिल सके वैसा जगह, वो एरियाज़ को अगर हम वॉल्यूम को कवर करें तो उसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास का एरिया में सपोज़ यहाँ पे इतना एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है और इतना एरियाज में मिल सकता है, तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बस यही रीजन हो जाएगा और बाकी रीजन में नहीं होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल बस उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, जहाँ की मिलने का संभावना हो, जहाँ पॉसिबिलिटी हो कि वहाँ मिल जाए, उसी रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं। ये देखिए सिंपल डिफिनीसन ऑर्बिट ऑर्बिटल। ऑर्बिट एक क्या होता है? एक लाइन होता है, एक पाथ होता है। और ऑर्बिटल क्या होता है? एक वॉल्यूम होता है जहाँ की पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बस यही डिफरेंस है। ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ को डिनोट करता था, ऑर्बिटल एक वॉल्यूम को डिनोट करता है कि इसी के यहीं पे कहीं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहीं पे होगा, नहीं तो इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इसी वॉल्यूमेट्रिक रीजन में ही होगा। ठीक है, हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को 4 तरह का ऑर्बिटल पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल इसी से बन जाता है और ज़्यादा का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सारा को सेपरेटली हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। एस, पी, डी, एफ। सबसे पहले देखते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है? ये स्फेरिकल शेप में होता है और रेडियली होता है। जैसे कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे मिलते जाएगा, एक यहाँ पे मिलेगा, फिर दूसरा यहाँ पे मिलेगा, फिर तीसरा और दूर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे ही हम लोग को एस ऑर्बिटल मिलते जाता है। जैसे देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ से एक तो न्यूक्लियस एकदम सटा हुआ है, एक तो बस ये वाला ऐसे पूरा रीजन हो गया 1s। फिर जैसे ही थोड़ा दूर गया तो दूसरा रीजन मिल गया, फिर थोड़ा दूर और गए तो ये तीसरा रीजन मिल गया, थोड़ा सा और यहाँ पे जाएंगे तो एक चौथा रीजन मिलेगा। इस तरह से ऑर्बिटल जो है वो एस ऑर्बिटल रेडियली आगे बढ़ने पे मिलता है। ये स्फेरिकल शेप का होता है, ये पूरा एक स्फेयर, गोला, गेंद टाइप का होता है और इसी तरीके से ये रेडियली आउटवर्ड जाने पे हम लोग को मिलता है। ये हर सेल में एक होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, हर ऑर्बिट में एक एक रहेगा। ठीक है ना। इसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी एक होता है, एस ऑर्बिटल एक ही होता है हर सेल में। ठीक है ना। हर ऑर्बिट में एक एस ऑर्बिटल होगा और हर ऑर्बिट में होगा, जितना भी ऑर्बिट है सब में एक एस पक्का होगा स्टार्टिंग से, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, और इसका संख्या एक होता है। और इसके बीच में इसको नोड कहते हैं, इसका एक अलग लेक्चर होगा नोड का। इसको नोड कहते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 हो। नोड क्या होता है? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, प्रोबेबिलिटी इज 0, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिल सकता है वो होता है नोड। तो इन दोनों के बीच में देखो, ये जो देखिए ये जो एरिया ये नोड है, इन दोनों के बीच जो ये एरिया ये भी नोड है, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी एक एरिया होगा, ये भी नोड होगा, जहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है। जो ब्लैक रीजन यहाँ दिख रहा है, ये सब ब्लैक रीजन, ये सब नोड है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये फोटो में भी दिख रहा है, ये नोड होता है। ये सब जो स्पेस बीच में खाली रहता है जहाँ की इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिल सकता उसको नोड कहते हैं। इसका एक अलग से लेक्चर रहेगा नोड पे बिल्कुल उस पर फोकस किया जाएगा कि नोड कितने प्रकार के होते हैं और के हर ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं। अब दूसरा आ गया पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बल। डम्बल मतलब क्या? जो हम लोग जिम में यूज़ करते हैं डम्बल होता है ना, ये तो ये डम्बल के टाइप का इसका शेप होता है। इस तरह से दोनों तरफ एक एक लोब होता है, एक ये लोब और एक ये लोब, दोनों साइड एक एक लोब हुआ, और ये न्यूक्लियस है और इसी के दोनों साइड एक एक लोब रहता है। तो ये हो गया हमारा पी ऑर्बिटल। ये 3 टाइप्स के होते हैं, px, py और pz। जिस एक्सिस के अलोंग वो रहेंगे और उस एक्सिस से उसका नाम हो जाएगा। जैसे कि अगर ये x एक्सिस में है तो इसका px नाम हो गया, अगर ये y एक्सिस में तो इसका py नाम हो गया, अगर ये z एक्सिस में है तो इसका नाम pz हो गया। तो ये हर मतलब सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होते हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जैसे कि एक एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें सिर्फ वो एस ऑर्बिटल रहता है। दूसरा ऑर्बिट से पी ऑर्बिटल भी रहने लगता है। दूसरा ऑर्बिट से एक 2s होगा और एक 2p होगा। तीसरा में फिर आगे 2s, 2p और एक 3s, 3p और 3d होगा।
तो मतलब इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट से प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में पी ऑर्बिटल नहीं रहता है, सेकेंड ऑर्बिट में पी ऑर्बिटल आता है, फिर आगे 3 4 5 6 हर में रहेगा। और टोटल 3 होता है, मतलब हर ऑर्बिट में, हर सेल में 3 पी ऑर्बिटल होगा, एक पी एक्स होगा, एक पी वाई होगा और एक पी जेड होगा। हर मतलब सेकेंड के बाद जितना भी ऑर्बिट है सब में 3 पी एक्स मतलब पी ऑर्बिटल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट में तो एक भी नहीं रहेगा, लेकिन सेकंड में 3 रहेगा, फिर थर्ड में 3 रहेगा, फोर्थ में 3 रहेगा, फिफ्थ में 3 रहेगा। हर सेल में 3 ऑर्बिटल रहेगा। और हर ऑर्बिटल में, ये आगे मैं बताने वाला हूँ, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो एस ऑर्बिटल हो, चाहे वो पी ऑर्बिटल हो, चाहे वो डी ऑर्बिटल हो, चाहे वो एफ ऑर्बिटल हो। हर ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल हमेशा 2 होगा। तो पी में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6। एक में 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सिर्फ 2, क्योंकि इसमें तो एक ही होता है ना, एस ऑर्बिटल 1 है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। और इसमें 3 होता है, तो एक में 2 होता है, तो 3 में कितना होगा? 6 होगा। अब आगे देखते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होता है डबल डम्बल शेप का, मतलब ये जो डम्बल है इसी का डबल अगर कर दें तो ये डी ऑर्बिटल हो जाता है, डबल डम्बल शेप का। ये थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में नहीं रहेगा, लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब में डी ऑर्बिटल रहता है, मतलब थर्ड से स्टार्ट होता है। इसका टोटल नंबर होता है 5, मतलब एक ऑर्बिट में ये 5 डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और उसका शेप देख लीजिए, एक डी एक्स वाई हो गया, एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स वाई और डी एक्स जेड, फिर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जैसे देखिए ये हो गया x और ये y, तो अगर कोई इन दोनों के बीच प्रेजेंट है ऐसे करके, तो ये हो गया डी एक्स वाई। ठीक है, अगर ऐसा ही एक वाई जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इनके बीच ऐसे करके प्रेजेंट हो, तो ये हो गया डी वाई जेड। और अगर ऐसे करके x और z के बीच में प्रेजेंट हो, तो ये हो गया डी एक्स जेड। और अगर ये पूरी एक्सिस पे प्रेजेंट है ऐसे करके, ये x और ये y, तो ये हो जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सिर्फ अगर जेड एक्सिस पे प्रेजेंट हो, डी एक होता है जो सिर्फ एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, और उसके बीच एक ऐसे यहाँ पे सर्कल होता है छोटा सा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सर्कल है, एक रिंग टाइप का होता है, जैसा कि सैटर्न में होता है रिंग, और ये जेड एक्सिस के अबाउट है, तो इसको डी जेड स्क्वायर कहते हैं। तो ये 5 अलग अलग टाइप का डी ऑर्बिटल होता है। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो किस शेप का है, किस साइज का है, बस ये ध्यान रखने के लिए इसको देखिए कि 5 ऑर्बिटल कैसा कैसा होता है। पी में क्या था? पी में तीनों एक जैसा था, बस एक्सिस के अलोंग अलग अलग था। एक एक्सिस के अलोंग था, एक वाई एक्सिस के अलोंग था और एक जेड एक्सिस के अलोंग था। और इसमें क्या था? एक स्फेरिकल शेप का था, इसमें तो कोई शेप वेप का लोचा ही नहीं है, इसमें तो सिंपल एक स्फेरिकल शेप का। लेकिन डी ऑर्बिटल में क्या होता है? 3 एक जैसा होता है, ये 3 और ये 4 भी मान सकते एक जैसा, लेकिन ये 5वां जो है डी जेड स्क्वायर होता है, इसका शेप अलग होता है, एक लोब होता है और एक रिंग होता है उसमें। ठीक है, और इससे शेप से कोई मतलब नहीं होता है, इसके किसी भी तरीके का मतलब एटम कंटेंट की, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना क्या होगा। इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में 2 होगा, चाहे वो एस हो या पी हो या डी हो या एफ हो, किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, यानी कि डी ऑर्बिटल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10। डी ऑर्बिटल 5 होता है और पांचों को मिलाकर के टोटल इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में 10 होता है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल में हम लोग को ज़्यादा जानना नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और इसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। और ये अलग अलग ऑर्बिटल का अलग अलग शेप होता है, इसलिए इसको ज़्यादा शेप पे हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर पे कंसंट्रेट करते हैं कि कितना होता है। और ये एक बात, ये 4th ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, मतलब पहला डी ऑर्बिटल 4th ऑर्बिट में आता है, फिर 5th ऑर्बिट, फिर 6th ऑर्बिट, आगे आगे जाते जाता है। तो डी एफ ऑर्बिटल हमेशा 4th ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, 1, 2 और 3 में ये नहीं होता है, पहला, दूसरा और तीसरा ऑर्बिट में नहीं होता है ये। चौथा ऑर्बिट से, चौथा सेल जो है ना, ये चौथा ऑर्बिट, एक ये न्यूक्लियस हो गया, 1 2 3, चौथा ऑर्बिट से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये 7 होते हैं, टोटल 7 नंबर में होते हैं, मतलब जैसे एफ डी ऑर्बिटल 5 हुआ, एफ हो गया 7, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 14। तो एफ ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 14। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि अभी मैंने ऑर्बिटल्स में क्या पढ़ा है। ऑर्बिटल्स होता है एक रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो या फिर हो, कुछ हो, मतलब सम टू सम एक्सटेंट 10%, 12%, कुछ भी उसमें प्रोबेबिलिटी हो, उसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल सकता है।
एस ऑर्बिटल में क्या था, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। ये एक ही होता है, मतलब एस ऑर्बिटल हमेशा एक होता है हर सेल में। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गया, 2 × 1 = 2। अब आते हैं पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है और ये टोटल 3 होता है, एक एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग। टोटल नंबर में 3 होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, 3 × 2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 और इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या होता है, ये डबल डंबल शेप का होता है और एक जो 5वां ऑर्बिटल है DZ2, उसका शेप थोड़ा सा अलग होता है बाकियों से। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 5 ऑर्बिटल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10। ये तीसरे ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, मतलब पहले और दूसरे ऑर्बिट में नहीं होता है और तीसरे ऑर्बिट में ये रहता है। अब हो गया, इसका नंबर 5 होता है। अब लास्ट था हमारा एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में हम लोग को शेप के बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम लोग को पढ़ना है ये 4th ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ऑर्बिट में नहीं होता है। और इसका ये टोटल 7 होता है हर ऑर्बिट में, मतलब चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां जितना भी ऑर्बिट है आगे सब में 7 होता है ये। और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ सकता है, तो टोटल 14 आ सकता है। तो अब चलिए आपको एक बार सिंपली हम समझा देते हैं पूरा एक साथ कलेक्ट करके, ठीक है ना। तो जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे हम एक न्यूक्लियस ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले हमारा आ गया, ये हो गया हमारा 1s, ठीक है। अब एक यहाँ पे आ गया 2s, ठीक है, ये हमारा आ गया 2s। अब तीसरा क्या आ गया, तीसरा आ गया p। p कैसा होता है, p हो जाता है ऐसा, ये हो गया 2p। एक px होगा, एक py होगा और एक ऐसे करके pz होगा यहाँ पे, ये हो गया 2p। ये तीनों 2p हो गया। अब तीसरा में क्या आ जाएगा, 3s आएगा, 3s ऐसा आ गया, ठीक है, ये हो गया 3s। अब इसमें भी क्या होगा, 3p होगा, एक 3p ऐसे होगा, एक 3p ऐसे होगा और एक 3p ऐसे होगा, ये हो गया p ऑर्बिटल, मतलब 3p। और इसमें क्या होगा, तीसरा में d भी आ जाता है, तो इसमें 5d, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक समझने के लिए आपको हम दूसरे कलर से यहाँ पे दिखा देते हैं। एक d ऐसे हो गया, फिर दूसरा d मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग, और फिर तीसरा d z एक्सिस के अलोंग, और फिर वही x² y² वाला हो गया। और फिर एक आ जाता है इसके बाद फिर 4s, एक आ गया और यहाँ पे 4s आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 4s। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है एटम का। अब यहाँ पे भी एक p आएगा, यहाँ पे भी हमारा एक p आएगा ऑर्बिटल, एक p आ गया ऐसे करके, 4p, 4px, 4py और 4pz। यहाँ पे भी एक d आएगा और एक f आएगा, मतलब इसमें कितना हुआ फर्स्ट। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, सिर्फ 1s होगा। सेकेंड ऑर्बिट देखते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा, 1s होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, मतलब एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट देखते हैं, थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, एक 1s होगा, मतलब सॉरी ये 3s हो गया ना, ये 2s, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब ऑर्बिट के नंबर पे ही उसका आगे भी आता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 1s इसका नाम होता है, सेकंड ऑर्बिट में 2s होता है, थर्ड ऑर्बिट में 3s होता है, उसी तरह p का नाम भी ऑर्बिट के अनुसार ही होता है। इसमें आएगा 3px, 3py और 3pz, और इसके अलावा d ऑर्बिटल भी रहेगा, तो क्या होगा 3dxy, 3dyz, 3dxz और 3dx² y² और 3dz²। इस तरह का इतना टाइप का थर्ड ऑर्बिट में होगा। और वैसे ही अगर हम लोग फोर्थ ऑर्बिट ले लेते हैं, फोर्थ ऑर्बिट तो इतना तो सेम ऐसा ही रहेगा, 4s रहेगा एक, फिर 4p रहेगा, 4px, 4py और 4pz, और ऐसे करके 4dxy, 4dyz, 4dxz, 4dx² y² और 4dz²।
और इसके अलावा एफ में भी रहेगा, एफ का हम लोग को नाम तक नहीं पढ़ना, सिर्फ एफ, 7 एफ ऑर्बिटल भी रहेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, मतलब 7 एफ ऑर्बिटल भी रहेगा, ये एफ है सारा ये सब। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप इस फिगर से एक बार समझने का ट्राई कीजिएगा कि स्ट्रक्चर होता कैसा है। पहला ये एक 1s हो गया, फिर दूसरा ये 2s आया तो इसमें एक 2p मतलब p ऑर्बिटल 3 आ गया, फिर तीसरा में 3s आया तो यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल आया और फिर 5 d ऑर्बिटल आया। फिर चौथा में तो आप जानते ही हैं कि 1 यहाँ पे 4s हुआ, फिर 4p में 3 आ गया, 4d में 5 आ गया और 4f में 7 आ गया। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं कि हम लोग हर ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखते हैं कितना होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1s होता है तो ये हो गया 1। सेकेंड ऑर्बिट में कितना होता है, 1 2 3 4, एक 2s होता है और 3 p ऑर्बिटल होता है। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो गया, सेकेंड ऑर्बिट में हो गया 4 ऑर्बिटल, 1 s और 3 p। अब थर्ड ऑर्बिट का बात करते हैं। थर्ड ऑर्बिट में कितना होता है, एक 3s होता है, 3 p होता है और 5 d होता है। तो टोटल कितना हो गया, 9 ऑर्बिटल हो गया 1s और 3p और 5d, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 5 d ऑर्बिटल। इसी तरह फोर्थ में क्या हो गया, फोर्थ ऑर्बिट में कितना होगा, 16 हो गया, गिन सकते हैं आप, 1 और 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16। तो टोटल कितना ऑर्बिटल हो गया फोर्थ ऑर्बिट में, 16 ऑर्बिटल, एक s, 3p, 5d और 7f। तो इस तरह से एक हम जनरल फॉर्मूला यहाँ पे देख पा रहे हैं कि nth ऑर्बिट में कितना होगा, nth ऑर्बिट में n स्क्वायर ऑर्बिटल्स रहता है। देख सकते हैं पहले ऑर्बिट में 1 स्क्वायर, दूसरे ऑर्बिट में 2 स्क्वायर, तीसरे ऑर्बिट में 3 स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट में 4 स्क्वायर, मतलब कि हर ऑर्बिट में उसके स्क्वायर के बराबर ऑर्बिटल्स होता है पहले। और अगर आपसे पूछा जाए कि छठे ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा तो आप सिंपली लिख सकते हैं 36 ऑर्बिटल्स। 8th ऑर्बिट में कितना होगा तो 64 ऑर्बिटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है। एक चीज थोड़ा थोड़ा आप दिमाग में लीजिएगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अलग अलग हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग बिल्कुल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट भूल जाइए कि एक सेल होता है वो थोड़ा थोड़ा दूर पे। मानते हैं कि वो एक फिक्स्ड पाथ नहीं है, थोड़ा सा चौड़ा पाथ है, लेकिन फिर भी पाथ तो है ना, वो एक एरिया तो है जहाँ पे सेल हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और ये यहाँ पे तो बहुत नज़दीक दिख रहा है ना, रियलिटी में बहुत दूर दूर होता है, इससे 4 गुना ज़्यादा दूर दूसरा वाला रहता है, दूसरे वाले से भी 4 गुना ज़्यादा दूर ये रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत नज़दीक नज़दीक रहेगा तो वहाँ समझने में दिक्कत होगा। रियलिटी में एटम में बहुत दूर दूर रहता है एक दूसरे से सेल, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं एज अ फॉर्मूला कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्बिटल कितना होता है हर ऑर्बिट में, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब एक सिंपल, यहीं से एक सिंपल हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट कितना होगा। अभी हमने आपको क्या बताया था कि हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो n स्क्वायर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 2n स्क्वायर, ठीक है। तो हर ऑर्बिटल में हर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2n स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं, चलिए सही है या नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। आपने 2 8 18 पढ़ा होगा ना, 2 8 18 32 ऐसे करके पढ़ा होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए। पहले ऑर्बिट में 2 रहता है, दूसरे ऑर्बिट में 8 रहता है, तीसरे ऑर्बिट में 18 रहता है, चौथे ऑर्बिट में 32 रहता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक s ऑर्बिटल है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरे ऑर्बिट में क्या है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या होता है, एक s होता है और 3 p होता है, टोटल 4 ऑर्बिटल, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। थर्ड ऑर्बिट में एक s हो गया,
3 P हो गया और 5 D हो गया, टोटल 9, यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तीसरे ऑर्बिट में। चौथे ऑर्बिट में उसी तरह 32 हो जाता है। तो ये फॉर्म आपने शायद कहीं देखा होगा, ये 9th या 10th में कहीं आपने पढ़ा होगा कि 2, 8, 18, 32 ऐसे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ये 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी यूज़ आने वाला है आगे भी। कहीं से भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, या फिर SPDF जब हम लोग पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एटम में सजाते हैं उस टाइम ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। कुछ कुछ बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट समझने का ट्राई कीजिए। ऑर्बिटल कोई बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल है। बस एटम कहाँ पाया जाता है उसको फाइंड करना है, वो कैसे किस शेप में रहता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो उसका शेप कैसा है, बस ये हम लोग को ऑर्बिटल में पढ़ना है। SPDF 4 अलग अलग तरह का ऑर्बिटल हम लोग पढ़े हैं। F के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन SPD तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर किया तो हम लोग इजीली बता सकते हैं SPD के बारे में। कम से कम F आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, तो उसके लिए टेंशन लेना नहीं, आपसे कोई पूछेगा नहीं। तो इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको फाइनली क्वांटम मॉडल ऑफ एटम जो है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है, वो मैं अच्छे से एक छोटे से लेक्चर में समझा दूंगा कि क्लियरली इतने सारे एक्सपेरिमेंट, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग फाइनली क्या, मतलब हम लोग को कैसा मॉडल मिला। अभी एक उसका एक हिंट तो मैं नीचे यहाँ पे ये जो मैंने फिगर बताई, ये एक हिंट टाइप का है, लेकिन मैं उसको अच्छे से एक मतलब प्रिपेयर्ड फॉर्म में अच्छे से मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो आप फ्री हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कभी भी पूछ सकते हैं।